हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। पिछले लेक्चर में हमने क्षितिज भाग 1 के पाठ 2 लहासा की ओर, जिसके लेखक राहुल सांकृत्यायन हैं, उसका लेखक परिचय एवं पाठ परिचय पढ़ा। आज हम इस पाठ को शुरू कर रहे हैं। इसमें वाचन और उसकी व्याख्या होगी। तो लीजिए शुरू करते हैं पाठ लहासा की ओर। यह नेपाल से तिब्बत जाने वाला मुख्य रास्ता है। यानी कि जब जो लेखक जिस रास्ते से जा रहे थे तिब्बत की यात्रा पर, उस रास्ते के बारे में बताते हुए कहते हैं कि यह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिम्पोंग का रास्ता जब नहीं खुला था, फरी कलिम्पोंग यानी कि एक जगह का नाम है, तो फरी कलिम्पोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीजें सब इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती। ये मुख्य रास्ता था। यह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था। यानी कि इसमें केवल व्यापारिक चीजें, वस्तु का याद आना जाना नहीं होता था, आवागमन नहीं होता था, बल्कि सैनिक रास्ता था। सेनाएं भी इसी रास्ते से जाया करती थी। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं। हर जगह कुछ फौजी चौकियां और किले इसलिए बने हुए हैं कि जैसे रात को उनको रुकना होता था तो वहां फौजी यानी सैनिक रुक जाया करते थे, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करते थे। चीनी पलटन यानी कि चीनी सेना रहा करते थे। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं, वो पहले समय की बातें हैं, इसलिए अब इन मकानों का प्रयोग नहीं हो रहा है, तो ये मकान लगभग गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में, दुर्ग यानी किले, दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहां कुछ घर आबाद दिखाई देते हैं। कि दुर्ग के कोई छोटा मोटा भाग है, उसमें किसानों ने अपना बसेरा बना लिया, रहने लग गए, तो वो जगह तो वहां कुछ आबाद दिखाई देती है। यानी कि वहां चहल पहल दिखाई देती है, वहां लोगों की बस्ती आबादी दिखाई देती है। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। परित्यक्त का मतलब त्यागा हुआ, छोड़ा हुआ, यानी कि पहले रहते थे, अब उसको छोड़ दिया गया है। ऐसा ही एक परित्यक्त चीनी किला था। वहां हम चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। यानी कि बहुत सी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है, तो वहीं कुछ आराम की कुछ अच्छी बातें भी हैं, सुविधाएं भी मिलती हैं। वहां जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और न औरतें पर्दा करती हैं। तिब्बत के समाज के बारे में यहाँ पीछे एक प्रश्न बनेगा कि पाठ के आधार पर तिब्बत की सामाजिक स्थिति का वर्णन कीजिए। तो ये प्रश्न यहीं से ही बनता है और इसका उत्तर यहीं मिलेगा कि तिब्बत में वहां जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं था और औरतें पर्दा करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से भीतर नहीं आने देते हैं। अगर बहुत ही लो कैटेगरी का, यानी कि बहुत ही ज्यादा भिखारी टाइप के लोग हैं, भिखमंगे हैं, उनको ही लोग अपने घर के अंदर नहीं आने देते हैं, जिनसे ये लगता है कि ये चोरी कर सकता है, इस वजह से। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो, या तब भी आप घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वह चाय चोंगी में कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोंटीदार बर्तन में आप रख के आपको दे देगी। टोंटीदार का मतलब एज ए केटली, यानी कि जिसके अंदर नल की हो, जिसको नल टाइप में यानी कि निकालने की हो, उसमें से चाय निकलती हो। ठुट्ठी, टोटी, खोटी, ये सब चीजें टोटीदार बर्तन ही है, यानी कि केटली टाइप में होता है। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोंगी में चाय मथ कर ला सकते हैं। अगर आपको डर है
कि भाई ये चाय का जो सामान मैंने दिया है, ये पूरा सामान मेरी चाय में डलेगा या नहीं डलेगा। अगर आपको इस बात का संदेह है, डाउट है, तो आप खुद अंदर जाइए रसोई में और आप वहां से चाय बना के ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की जरूरत नहीं है। वहाँ नमक मक्खन वाली चाय ज्यादा प्रसिद्ध है, वहाँ ऐसी ही चाय बनती है। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। राहदारी का मतलब राह का खर्चा, रास्ते का खर्चा मांगने आया। हमने वह दोनों चिटें उसे दे दी, चिट पर्चियां। शायद उसी दिन हम थोला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए थे। थोला के पहले के आखिरी गांव में, यानी थोला से पहले जो वहां का आखिरी गांव है, वहां हम पहुंच गए थे। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी, सुमति एक यात्री है। सुमति के बारे में पीछे प्रश्न आएगा। सुमति की विशेषताएं लिखिए, चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। तो सुमति लेखक के साथ यात्रा करने वाला एक सहयात्री, उसका साथी, उसका मित्र है, बौद्ध धर्म को मानने वाला है वह। तो जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने की अच्छी जगह नहीं मिली। जान पहचान के आदमी तो थे, लेकिन हमारा वेश भिखमंगों का था। जैसा कि लेखक ने पाठ परिचय में बताया है कि 1930 में भारत के लोगों को तिब्बत में आने की अनुमति नहीं थी। इस कारण लेखक ने भिखमंगे का वेश धारण किया था। छद्म वेश से वो यात्रा करनी पड़ी थी। तो भिखमंगे के वेश में होने के कारण वहां ठहरने के लिए अच्छी जगह नहीं मिली। सभी को डर था कि ये भिखमंगे हैं, कहीं चोरी न कर ले, इसलिए कोई भी अपने घर में ठहराने के लिए तैयार नहीं था। 5 साल बाद हम इसी रास्ते से लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। यानी कि 5 साल बाद की एक बार फिर से बात याद करता है कि लौटे थे। तो उस समय भारत के लोगों को जाने की अनुमति थी, तो वो भिखमंगे नहीं, भद्र वेश यानी एक जेंटल पर्सन के वेश में हम यहाँ आए थे और घोड़ों पर सवार होकर आए थे। तो उसी वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। सबसे गरीब झोपड़े में, यानी बहुत गरीब स्थिति वाले झोपड़े में, टूटे फूटे झोपड़े में हम ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति का मतलब मानसिक स्थिति, मेंटली सिचुएशन की कैसी है। खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। छंग एक तरह से वहां का एक पेय पदार्थ, नशीला पेय पदार्थ। अगर छंग की बात करें तो एक प्रकार का नशीला पेय पदार्थ पीकर बहुत कम लोग होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। बहुत से लोग हैं, बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो सही सलामत रहते हैं, अपने होश में रहते हैं, मानसिक स्थिति को सही रखते हैं। वरना बहुत अधिकतर लोगों का यही हाल है कि शाम को छंग नाम का पेय, नशीला पेय पदार्थ, नशीला पानी पेय पदार्थ पिया और नशे में होकर के सो जाते हैं या नशे में होते हैं। उनको क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस बात का होश नहीं रहता है। अब हमें सबसे विकट डांडा थोला पार करना। डांडा का मतलब होता है एक पहाड़ी पर स्थान या पहाड़ी की घाटी। तो थोला पार करना था। डांडा तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। बहुत ऊंची जगह होती है जहां से लोगों को बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है, वरना अगर सावधानी नहीं बरती तो अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं थे। समुद्र लेवल से 16-17 हजार फीट की, सी लेवल से, समुद्र तल से 16-17 हजार फीट की ऊंचाई वाले इन स्थानों पर दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते, क्योंकि उस 16-17 हजार फीट की ऊंचाई को चढ़ने के लिए काफी लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। ये तो है नहीं कि सीधी 16 हजार फीट की ऊंचाई का मतलब ये तो आप मान के ना चले
कि लगभग 5 किलोमीटर की ऊंचाई बिल्कुल सीधी होगी। और 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए कितने लंबे रास्ते की आवश्यकता होती है? 15 से 20 किलोमीटर कम से कम आवश्यकता होती है रास्ते की। 3 गुना कम से कम रास्ता चाहिए, यानी तब जाके इतनी ऊंचाई पर चढ़ा जा सकता है। तो वहां आपस में कोई गांव आसपास मीलों तक, मीलों का मतलब होता है लगभग 1.6 किलोमीटर में 1 मील होता है। तो कई कई किलोमीटरों तक वहां गांव नहीं था, कोई बस्ती नहीं थी। नदियों के मोड़, पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता था। यानी कि पहाड़ों के कोने मोड़, पहाड़ों पर बार बार मोड़ आते थे, नदियों के बार बार मोड़ आते, इसलिए ज्यादा दूर तक ज्यादा रास्ते सीधे नहीं थे। और सीधे नहीं होने के कारण ज्यादा लंबी दूरी तक का व्यक्ति दिखाई नहीं देता है। सीधे रास्ते पे तो बहुत दूर तक का व्यक्ति दिखाई देता है, लेकिन जब मोड़ आ जाता है तो मोड़ से आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे ही दूर तक आदमी को नहीं देखा जा सकता था। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह थी। लूटपाट करने वाले, डाकू डकैती करने वाले लोगों के लिए ये सबसे अच्छी जगह थी। क्यों? क्योंकि ये एकांत था, यहाँ कोई जो है आबादी नहीं थी, लोग नहीं रहते थे, इसके कारण डाकुओं को अच्छा मौका मिल जाता था। तिब्बत में गांव में आकर आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इस निर्जन स्थानों पर मरे आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता है। भाई गांव में आ जाए और गांव में किसी व्यक्ति खून हो तो गांव के लोग उसके खिलाफ गवाही दे सकते हैं, उसको सजा हो सकती है। लेकिन निर्जन क्षेत्रों पर, निर्जन स्थानों पर, यानी कि जहां लोग नहीं रहते हैं, खाली स्थानों पर अगर कोई आदमी को मारा जाए तो वहां पर कोई भी इसको देखने वाला नहीं है, कोई भी गवाही देने वाला नहीं है। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती है, वहां गवाह भी तो कोई नहीं मिलता है। यानी पुलिस की स्थिति खराब है, वहां पर पुलिस पर खर्च नहीं करते हैं, पुलिस को अन्य अत्यधिक साधन नहीं मिल पाते हैं, जिसके कारण। और दूसरी बात यह है कि वहां कोई गवाही देने को तैयार नहीं होता है। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है या नहीं, पहले वो मारते हैं। क्यों नहीं मारते हैं? क्यों मारते हैं? क्योंकि उन्हें खुद डर होता है कि यहाँ अगर इसको नहीं मारा तो शायद तुम पर ही हमला कर सकता है, तुम पर ही वार कर सकता है, इसलिए पहले मारते हैं, फिर उसकी तलाशी लेते हैं, चाहे कुछ मिले या ना मिले, इससे उन्हें कोई मतलब है नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी तरह लोग पिस्तौल और बंदूक लिए फिरते हैं। अब पीछे फिर प्रश्न बनेगा कि हथियार का कानून न होने के कारण वहां की स्थिति क्या है। तो जैसे हम अपने देश में लाठी को लेकर घूम सकते हैं बिना किसी लाइसेंस के, बिना कानून के, बिना किसी परमिशन के, उसी प्रकार वहां हथियार का कानून नहीं है, जिसके कारण लोग अपने घरों में पिस्तौल बंदूक रखते हैं। गांव घर से बाहर निकलते हैं तो पिस्तौल और बंदूक साथ लिए घूमते हैं, आम बात हो जाती है। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उन्हें अपने प्राणों का खतरा है। बिल्कुल पहले क्या बता दिया है कि यदि वो नहीं मारते हैं तो गांव वालों के पास, लोगों के पास बंदूक पिस्तौल होती है, तो उन्हें खुद अपनी जान का खतरा होता है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थुल्ला के पास खून हो गया था, कोई किसी की हत्या हो गई थी। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिख मंगे थे। खून होने की हम परवाह नहीं करते क्योंकि उन्हें पता था कि हमें हमारा खून नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम, वो जो डाकू हैं वो क्या करते हैं, अमीर आदमियों को लूटने की कोशिश करते हैं, उनको मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये भिखमंगे को मार के क्या मिलेगा उनको? तो हम भिखमंगे थे, जहां कहीं वैसी सूरतें देखे, डाकू जैसी सूरत देखते, डाकुओं के समान डाकू दिखाई देने वाले लोग दिखाई देते, तो टोपी उतारकर जीभ निकल कुछ ही दया दया 1 पैसा, यानी कि भीख मांगने की, नोटंकी करने की, भीख मांगने का अभिनय करने पड़ते, भीख मांगने का नाटक करने लग जाते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते। और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। यानी कि पड़ाव का मतलब स्टे, अगला रुकना, अगला कैंप 16-17 मील से कम नहीं था। यानी कि लगभग बात करें तो 25 से 27 किलोमीटर के बीच में, 24 से 26 किलोमीटर के बीच में बनता है। इससे यानी कि उनको 24-26 किलोमीटर दूर तो चलना ही चलना था, पीठ पर सामान लाद कर।
मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़ चलेंगे। इतनी दूर तो चलना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए यहाँ से 2 घोड़े किराए पर कर लेते हैं और सामान भी रख लेंगे और चढ़ चलेंगे, ताकि हमें वहां तक पहुंचने में ज्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में आगे का पाठ पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। लेकिन एक चीज और बता देता हूँ, इसी बीच में 1-2 क्वेश्चन बनते हैं, वो कर लेना। कि थोला के पहला क्वेश्चन है, बड़ा बन जाएगा लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। थोला के पहले के आखिरी गांव में पहुंचने पर भिखमंगों के वेश में बावजूद लेखक को ठहरने को उचित स्थान नहीं मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश में उसे उचित स्थान नहीं दिला सके, ये क्यों? दूसरा क्वेश्चन बनता है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न होने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? ये 2 प्रश्न बनते हैं। इन दोनों प्रश्नों को आप फाइंड आउट करने की। तीसरा प्रश्न, छठा, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर उस समय का तिब्बती समाज कैसा था? 1, 2 और 6, ये 3 प्रश्न आपको करने हैं, फाइंड आउट करने हैं, ढूंढ कर तैयार रखने हैं। जब प्रश्नोत्तरों पर चर्चा होगी तब इस पर हम चर्चा करेंगे पाठ पूरा होने के बाद। तब तक के लिए धन्यवाद।